हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। तो आज के चैप्टर पे आधारित प्रश्न जो है ये वन डे एग्जाम्स में काफी बार पाए गए हैं, खासकर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज और दूसरे वन डे एग्जाम्स या फिर सीसैट लें, और बैंकिंग। खासकर बैंकिंग में 3 से 5 क्वेश्चन लगभग 90%, 90% क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिलेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि ये अजम्पशंस होती क्या है। अजम्पशन एक मिसिंग लिंक है। लिंक किसी भी दो चीजों को जोड़ता हुआ वाक्य जो है या इंफॉर्मेशन, वो एक लिंक होता है। बड़े सिंपल से एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि हमें यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है, राम इज हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, राम इज हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ। तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं? राम हार्ड वर्किंग है और हार्ड वर्किंग लोग जो हैं वो जीवन में सफल होते हैं। तो इट मीन्स दैट राम विल बी या इज सक्सेसफुल। तो अब ये आप कंक्लूजन जो है इन दो वाक्यों द्वारा या इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। अब जरा इसकी सीक्वेंस आप बदल दें और अगर आपको ये लिखा हुआ मिले, राम इज हार्ड वर्किंग सो राम विल बी सक्सेसफुल। अब कोई वक्ता, कोई भी आदमी अगर आपको यह कह रहा है कि राम इज हार्ड वर्किंग सो राम विल बी सक्सेसफुल, तो इसका मतलब इसमें एक मिसिंग लिंक है। मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि हार्डवर्क और सक्सेस के बीच में कोई तो कनेक्शन है, और वो है आपकी अजम्पशन। तो जो बोलने वाला है यहां पर, उसने अपने आप पहले से ही ये पूर्व धारणा, ये अनुमान लगा लिया कि भाई हार्डवर्क और सक्सेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां रिलेशन निकला, हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये क्रम आपने देखा, हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ, ये है अजम्पशन, और तब जाके आप कंक्लूजन पे पहुंचे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बना रीजन, ये बना अजम्पशन, और ये बनी कंक्लूजन। और यहां पर ये है रीजन, ये है कंक्लूजन, जिसके पीछे ये कहलाएगा अजम्पशन। अब इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, टुडे द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई सो इट विल रेन टुडे। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो आज बारिश होगी। अब इसमें एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है भाई, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में क्या कनेक्शन है? तो वो अजम्पशन यहां पर क्या आएगी, वेन एवर ह्यूमिडिटी इज हाई देयर इज रेनफॉल। अब इसी तरह से एक और अजम्पशन लेते हैं कि कभी किसी ने कोई बातचीत करी और उस बातचीत के दौरान किसी ने किसी को इनवाइट किया कि यार मेरा बर्थडे है, चलो आज घर पे आ जाओ। तो जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तब आप ये सोचकर इनवाइट करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि वो आपका इनविटेशन मानेगा। भाई ये तो गलत बात होगी ना कि आप किसी को इनवाइट करते हैं ये सोचकर कि ये आदमी तो घर पे आएगा नहीं, तो चलो इसको इनवाइट ही क्यों ना कर लिया जाए ताकि नाम भी हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अजम्पशन किन्हीं दो वाक्यों में या दो जानकारियों के बीच में जो मिसिंग लिंक है, इंफॉर्मेशंस को जो कनेक्ट करता है, रीजन और कंक्लूजन को कनेक्ट करने वाला जो लिंक है जो मिस हो रहा है, वो है अजम्पशन। सीधी सीधी भाषा में पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, या किसी चीज को मानकर चलना, पूर्व धारणा, उसे हम अजम्पशन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर डायरेक्शंस जो है वो किस प्रकार की आती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार की हैं, इन ईच क्वेश्चन बिलो is given a statement
followed by two assumptions numbered 1 and 2. तो पहले कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, कथन होगा, that will be followed by two assumptions, दो पूर्व धारणाएं होंगी, 1 and 2. An assumption is something supposed, suppose किया आपने, मान लिया, और taken for granted, मान लिया. You have to consider the statements and the following assumption and decide which of the assumptions is or are implicit in the statement. यानी कि वो assumption है. तो assumption का implicit होना मतलब उस assumption का माना जाना सही होना. तो give answer as A if only assumption 1 is implicit, B if only assumption 2 is implicit, C if either 1 or 2 is implicit, D if neither 1 nor 2 दोनों की दोनों implicit ना हो या आंसर नहीं बन सकती, E if both 1 and 2 are implicit, अगर दोनों की दोनों assumption 1 और 2 बिल्कुल सटीक बैठती हैं. तो चलिए इस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए. द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट has issued a circular to all the employees informing them that henceforth the employees can avail their lunch break at any of the half-hour slots between 1 p.m. and 2:30 p.m. तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसने एक सर्कुलर इशू किया है सभी एम्प्लॉयज को, उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आगे से henceforth the employees can avail their lunch break at any of the half-hour slot between 1 p.m. and 2:30 p.m. 1 p.m. to 2:30 p.m. ये हुआ आपका 1.5 घंटे का स्लॉट. तो इसमें से कोई भी आधे घंटे का स्लॉट वो इख्तियार कर सकते हैं. ऐसा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सर्कुलर के माध्यम से सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया. अजम्पशंस देखिए. अब ऐसा करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या माना होगा, क्या सोचा होगा, क्या सोच के उन्होंने ये सर्कुलर निकाला होगा. पहला, द एम्प्लॉइज मे वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स. तो अगर कोई सर्कुलर बना है जिसके माध्यम से एक नियम को या रूल को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो पहला मानना यही होता है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो इस नियम को मानेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे. तो 1 इज इम्प्लिसिट, ये असम्पशन सही है, दैट एम्प्लॉइज मे वेलकम द डिसीजन. इसीलिए सर्कुलर निकाला गया है ये सोचकर जो एम्प्लॉइज हैं वो ये बात मान जाएंगे. सेकेंड, देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉइज विल हैव देयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स. बिल्कुल सही. ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया होगा कि अगर सारे के सारे एम्प्लॉइज एक ही समय पर ब्रेक ले लेंगे तो उस आधे घंटे के अंतराल में, उस हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में कोई भी काम नहीं होगा. जबकि मान लिया जाए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 30 एम्प्लॉय हैं, 30 एम्प्लॉयज हैं, तो पहले हाफ एन आवर में 10 एम्प्लॉयज, सेकेंड हाफ एन आवर में 10 एम्प्लॉयज और थर्ड हाफ एन आवर में 10 एम्प्लॉयज अगर ये ब्रेक लेते हैं तो एक समय पर, किसी भी आधे घंटे के एक समय पर कम से कम 20 एम्प्लॉय होते हैं जो कि कार्य कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. इससे काम में कोई ब्रेक नहीं आता, बाधा नहीं पड़ती. सो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. सो आवर आंसर हियर विल बी चॉइस E. Next question. The government has decided against reduction of prices of petroleum products, though there is a significant drop in the crude oil prices in the international market. तो हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हो गए हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने पेट्रोल के या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो गिराए नहीं. तो ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या अज्यूम करते हुए किया गया होगा? पहला, द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट मे गेन इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर. क्या ये सोच के किया होगा कि हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाए? लेकिन आगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद में प्राइसेस बढ़ने के बाद में दोबारा रिड्यूस्ड प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बढ़ाना मुश्किल होगा और पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी. ऐसा दिया नहीं गया है. परंतु ये कहा गया है द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट में अगेन इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर. तो हो सकता है कि ये सोचकर किया गया हो, लेकिन क्या ये अजम्पशन बिल्कुल सटीक बैठती है?
पक्का नहीं कहा जा सकता कि यही सोच के किया गया हो। दूसरा, द प्रेजेंट प्राइस डिफरेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू विथस्टैंड एनी पॉसिबल प्राइस राइज इन फ्यूचर। भाई आगे फ्यूचर में कोई भी प्राइस राइज होता है तो अभी जितना भी डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस में, क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरने के बाद में, तो हो सकता है इस प्राइस डिफरेंस की वजह से गवर्नमेंट को फ्यूचर में अगर कभी भी कोई राइज होता है, प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी होती है, तो उसे झेलने में उनको आसानी होगी। ये भी एक्चुअली में देखा जाए तो 1 और 2 जो है ये दोनों सेम ही बन के आ रहे हैं। तो ये मान के चलना गलत होगा, उनकी ये भी हो सकता है कि आगे जाकर प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट के वो उतने ही रहें, स्टेबल रहें, या और फर्दर गिर जाए। तो इसमें ये अजम्पशन जो है ये कारगर नहीं हो सकती। तो इसमें सही अजम्पशन क्या होगी? देखिए, जब हम कहते हैं सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, और उस वक्त भी अगर गवर्नमेंट प्राइस नहीं गिरा रही है, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसके पीछे की कोई भी अजम्पशन जो है वो सही नहीं हो सकती। सो आंसर हमारा होना चाहिए डी, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी अजम्पशन वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज मेड एन अपील टू ऑल द सिटीजन्स टू ऑनेस्टली पे इनकम टैक्स and file returns reflecting the true income level to help the government to carry out development activities। बिल्कुल सही बात है, हम सबको इनकम टैक्स पे करना चाहिए। अजम्पशन, उन्होंने ऐसा अपील अगर किया है तो अपील करते हुए उन्होंने ये तो सोचा होगा कि लोग जो है उनकी बात मानेंगे। सो पीपल मे नाउ स्टार्ट पेइंग मोर टैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू द अपील। बिल्कुल सही, जब आप अपील करते हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या इनवाइट करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अपील, रिक्वेस्ट या इनविटेशन को दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा, वो बात मानेगा। तो पहला बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन उन्होंने यही सोच के किया होगा कि हाँ भी इससे पब्लिक जो है अगर उनसे अपील करेंगे तो वो ये बात मानेंगे। सेकेंड, द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में कंसिडरेबली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। तो इस अपील से आगे जाकर हो सकता है कि इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने ये अपील किया होगा। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट अजम्पशंस। ये दोनों बिल्कुल सही अजम्पशंस हैं इनकम टैक्स से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब ये बताएं, खुद सोचें कि ये 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्यों अपॉइंट कर रहे होंगे। पहली बात, इनकी ज़रूरत होगी, प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, इसलिए 4,000 टीचर्स एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है 1 में, देर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। ऑब्वियसली 4,000 या 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अगर स्टेट अपॉइंट करना चाहता है तो उसने अज्यूम किया है, ये मान के चल रहा है कि हाँ ये 4,000 टीचर्स या 4,000 टीचर्स की खपत होगी, तो या रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 is absolutely implicit. Second, the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers. तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने 4,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाल दी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अजम्पशन जो होती है इससे फॉलो होता है स्टेटमेंट। तो सीधी बात है, जो अजम्पशन है इसको स्टेटमेंट से पहले रख के देखें। अगर अजम्पशन से स्टेटमेंट फॉलो हो रही है तब तो वो अजम्पशन सही है। अगर अजम्पशन से स्टेटमेंट निकल कर नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो अजम्पशन गलत होगी। तो यहाँ पर सिर्फ पहला सही है, चॉइस ए हमारा सही उत्तर होगा। Next question. The school authority has decided to increase the number of students in each classroom to 70 from the next academic session to bridge the gap between the income and expenditure to a larger extent. क्या assumption है? The income generated by ways of fees of the additional students will be sufficient enough to bridge the gap. बिल्कुल सही। कैसे आप करेंगे bridge gap? ये income कम है और expenditure ज़्यादा है, तो अगर 60 की जगह अब 70 स्टूडेंट्स हो जाएं, 60 की जगह 70 स्टूडेंट्स हो जाएंगे एक क्लासरूम में,
तो 10 बच्चों की फीस आपको एक्स्ट्रा आई, जबकि टीचर की कॉस्ट वही पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वही पड़ी। तो ये डिसीजन जो लिया गया इंक्रीज करने के लिए, ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप है इसे ब्रिज करने के लिए लिया गया है। तो ये मान के चला जा रहा है द इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ फीस ऑफ द एडिशनल स्टूडेंट्स विल बी सफिशिएंट इनफ टू ब्रिज दिस गैप। तो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही मानना है। दूसरा, सेकेंड, द स्कूल विल गेट ऑल द एडिशनल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि ये डिसीजन लिया गया कि अगले एकेडमिक सेशन से ये वाला रूल अप्लाई किया जाएगा कि एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स होंगे, तो गवर्नमेंट ये भी मान के चल रही है कि अगले एकेडमिक सेशन में एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स मिलने की या एडमिशन लेने की संभावना है। तो ये संभावना बिल्कुल है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, ये मानना सही है। ये मानने के बाद ही गवर्नमेंट इस डिसीजन पर पहुंची है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, हमारा आंसर होगा चॉइस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखें। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी अर्ज्ड ऑल द एम्प्लॉइज टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग लॉन्ग पर्सनल कॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ज़्यादातर कंपनीज में ये प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉइज काम करने के समय पर पर्सनल कॉल्स में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कि काम का नुकसान होता है और कंपनी का टाइम जो है वो भी बर्बाद होता है। तो चेयरमैन ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, बोला है, आराम से समझाया है एम्प्लॉइज को टू रिफ्रेन, ऐसा ना करें, मना किया है, फ्रॉम मेकिंग लॉन्ग पर्सनल कॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो उनका मानना है कि ऐसा अगर लॉन्ग पर्सनल कॉल्स नहीं होंगी तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। और यह भी मानना है कि अगर चेयरमैन ऐसा अर्ज कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज उनकी बात मानेंगे। सो पहला फिर सही है, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज मे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू चेयरमैन्स अपील। तो जब भी कभी अपील, रिक्वेजिशन, इन्विटेशन होता है, तब तो आपको ऐसी अजम्पशन को अपना आंसर बनाना ही है जहां पर कि ये कहा जाए कि बाकी के लोग जिनसे ये अपील की जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है वो इस बात को मानेंगे। Second, most of the employees may continue to make long personal calls during working hours. क्या ये अज्यूम करते हुए, ये सोचकर चेयरमैन ने बाकी सब एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट की थी? बिल्कुल नहीं। आप नेगेटिव सोच के कोई पॉजिटिव हरकत नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसको आप जरा पीछे रख के देखें। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज may continue to make long personal calls during working hours. That is why the chairman of the company urged all the employees to refrain from making long personal calls. तो ये गलत होगा। So only one is implicit. Choice A is the correct answer. Next question. The traffic police department has put up huge notice boards at all major junctions of the city, warning drivers to refrain from using cell phones while driving or else their license will be impounded. बिल्कुल सही। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगाए हैं मेजर जंक्शन में सिटी के, जिसमें उन्होंने वार्न किया है ड्राइवर्स को, सावधान किया है कि सेल फोन का इस्तेमाल ना करें जब आप ड्राइव कर रहे हो, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने क्या सोच के किया होगा? पहला, द ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल्स मे इग्नोर द वार्निंग एंड कंटिन्यू यूजिंग सेल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। क्या उन्होंने ये सोच के किया होगा कि चलो भाई ड्राइवर लोग जो हैं वो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो चलो हम बोर्ड लगा देते हैं बावजूद इसके कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंड, द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट मे बी एबल टू नैब मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स एंड इम्पाउंड देयर लाइसेंस। क्या उन्होंने ये सोचकर ये रूल निकाला है कि चलो भाई इस तरह से हम लोगों को पकड़ पाएंगे? पकड़ना नहीं, करेक्टिव मेजर उनका पर्पस था। तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पर जो अजम्पशन आएगी वो अजम्पशन होगी कि जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो ये बिलीव करती है कि लोग जो है उनकी बात मानेंगे, और ये नोटिस बोर्ड्स देखने के बाद में पीपल
or let us say most of the drivers will refrain from using cell phones during driving. तो ये एक और दो दोनों गलत है, क्योंकि सही अजम्पशन ये है इस तरह से सेल फोन यूज करने के केसेस कम हो जाएंगे, ज्यादातर लोग इस बात को मानेंगे। इस चीज की एक्सपेक्टेशन में वो ह्यूज साइन बोर्ड्स लगाए गए थे, और लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा करने से उनका लाइसेंस जब्त हो जाए, तो इस बात से डर के वो सेल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के वक्त नहीं करेंगे। तो डी यहां पर सही आंसर है, क्योंकि 1 और 2 में से कोई भी ये बात नहीं बता रहा है, ये अजम्पशन नहीं बताता है जो कि इसके पीछे इम्प्लिसिट है। बहरहाल 1 and 2 none of them is implicit here, so choice D is the correct answer. Next question. Quit drinking before it destroys you. A notice issued in public interest by XYZ department. तो उन्होंने ये अगर नोटिस इशू किया है, कोई नोटिस अगर इशू किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है कि लोग उस नोटिस में लिखी बात या कही बात को मानेंगे। और दूसरा, क्विट ड्रिंकिंग बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। नोबडी लाइक्स टू गेट डिस्ट्रॉयड, सो 1 पीपल फियर बीइंग डिस्ट्रॉयड, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो 1 इज करेक्ट। तभी उन्हें यह डर जताया गया है कि भैया आप नष्ट हो जाएंगे, उससे पहले आप ड्रिंकिंग जो है वो छोड़ दें। तो डेफिनेटली पीपल फियर बीइंग डिस्ट्रॉयड, दैट इज द रीजन व्हाई दे शुड क्विट ड्रिंकिंग, वो ये बात मानेंगे। दूसरा, ड्रिंकिंग ब्रेक्स द ड्रिंकर्स फैमिली, ये कहीं पर नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही सोचकर नहीं कहा गया। इट डिस्ट्रॉयज यू की बात कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रॉयज यू का मतलब हेल्थ इश्यू ज्यादा बता रहा है वो। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट, सो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. It is alarming to note that only 48 to 50% of the voters vote in state X. It is alarming to note, मतलब ये काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी अच्छी बात नहीं है कि स्टेट X में जो भी वोटर्स की संख्या है उसका सिर्फ 48 से 50%, 48 to 50% ऑफ द वोटर्स ओनली वोट। तो बाकी की जनता जो है करीब आधी जनता जो है उन्हें वोट करना चाहिए, वो वोट नहीं करते हैं। The government must make it mandatory. Mandatory का मतलब होता है compulsory. The government must make it compulsory for all to exercise their franchise. Franchise यहाँ पर इसका अर्थ होगा right. In order to make the democracy more meaningful. This is the view of a voter. एक वोटर है, उसकी अपनी ओपिनियन है। तो क्या assumption रही होगी ये स्टेटमेंट देते हुए? इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स विल इंश्योर इंक्रीज इन द रैशनैलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। बिल्कुल सही, क्योंकि अज्यूम किया गया है कि 48 to 50% अगर वोट करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पूरा 100% वोट करें या 80% वोट करें तो उससे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो ज़्यादा रैशनल होगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल कर आएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी उसे इलेक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा लोगों का मत होगा। सेकेंड, मेकिंग इट मैंडेटरी, कंपल्सरी फॉर ऑल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज मे इंक्रीज द नंबर ऑफ वोटर्स। कंपल्सरी करने पर तो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ेंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है, इसे कंपल्सरी कर दिया जाए। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, चॉइस ई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोटेंशियल ऑफ नॉलेज एज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ is gaining currency all around the world. View of an economist. Potential of knowledge as a creator of wealth is gaining currency all around the world. तो नॉलेज का जो पोटेंशियल है वेल्थ को क्रिएट करने में, इट इज गेनिंग करेंसी, मतलब इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ओनली यूजेबल नॉलेज दैट इज प्रोटेक्टेबल may have the potential of wealth creation. केवल यूजेबल नॉलेज जो प्रोटेक्टेड है सिर्फ उसी का पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन में, जरूरी नहीं है. और अगला स्टेटमेंट देखें तो ओनली यूजेबल नॉलेज दैट इज प्रोटेक्टेड, बस इन दोनों के दोनों वाक्यों में एक ही शब्द का अर्थ है. यहां पर है प्रोटेक्टेबल, यहां है प्रोटेक्टेड. may have the potential of wealth creation. ये दोनों के दोनों assumption का
स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक लग ही नहीं रहा है। अगर आप देखें तो पोटेंशियल ऑफ नॉलेज एज क्रिएटर ऑफ वेल्थ इज गेनिंग करेंसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वेदर दिस पोटेंशियल ऑफ नॉलेज में ये यूजेबल नॉलेज है या नहीं है, ये प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेबल है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी अजम्पशन यहाँ पे क्लियरली निकल कर नहीं आती है। तो एक और दो दोनों ही गलत है। तो चॉइस डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A's advice to B: if you want to study marketing, join Institute XYZ। तो A जो है वो B को यहाँ पर एक सुझाव दे रहा है कि अगर मार्केटिंग पढ़नी है तो इंस्टीट्यूट XYZ से ही पढ़ना, उसे ज्वाइन कर लो। तो ऐसा सुझाव जब हम किसी को देते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि आपका सुझाव माना जाएगा। तो B will heed to A's advice। हीड टू मतलब मानेगा, सुनेगा। सो बिल्कुल सही, ये अज्यूम करके ही ए बी को बोल रहा है। अगर ए को पता है कि बी उसकी बात सुनेगा ही नहीं तो ए बी को कोई सुझाव देगा ही नहीं। जब आपको पता है कि कोई भी इंसान अगर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है तो उसे कोई भी सुझाव देना बेवकूफ़ी होती है। दूसरा, इंस्टीट्यूट XYZ प्रोवाइड्स गुड एजुकेशन इन मार्केटिंग। भाई ये तो ए मान के ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट XYZ गंदा शंदा पढ़ाते हैं मार्केटिंग में और एक ही बी से दुश्मनी है और उसे वो कह रहा है कि भैया तुम मार्केटिंग करना है तो इंस्टीट्यूट XYZ से करना। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ए अगर बी को रेकमेंड कर रहा है कि इंस्टीट्यूट XYZ से आप मार्केटिंग करें तो उसमें ए का ऐसा मानना है कि इंस्टीट्यूट XYZ मार्केटिंग अच्छी तरह से पढ़ाता है। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों फॉलो करते हैं। चॉइस ई हमारा सही उत्तर है। अगला देखिए, अरेंज्ड मैरिजेस आर मोर स्टेबल देन लव मैरिजेस, अ व्यू पॉइंट। ये किसी का मत है, ऐसा मानना है किसी का कि अरेंज मैरिजेस जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, उनके टिकने की संभावना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लव मैरिजेस। तो पहली अजम्पशन, देयर आर मोर केसेस ऑफ अनस्टेबिलिटी इन लव मैरिजेस, ऐसा मान के ये इंसान चल रहा है तभी तो उसने ये स्टेटमेंट दी है कि नहीं भाई अरेंज मैरिजेस जो है वो ज़्यादा टिकती हैं लव मैरिजेस के कंपैरिजन में। तो उसका ये मानना है कि देयर आर मोर केसेस ऑफ अनस्टेबिलिटी इन लव मैरिजेस। सेकेंड, लव मैरिजेस डू टेक प्लेस। लव मैरिजेस होती हैं तभी तो यहाँ पर वो लव मैरिज की बात कर रहा है, वरना वो बात ही क्यों करता है इसकी। तो ये दोनों अजम्पशंस बिल्कुल सही हैं। सो चॉइस ई इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू लीन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन के बाहर लटकना बहुत डेंजरस होता है कि उसके दरवाजे पे ऐसे लटके हुए हैं, खंबे वंबे से टकरा गए और हो गया काम। तो डेंजरस है जब ये कोई इंसान ऐसा कह रहा है, बता रहा है, तो उसका मानना क्या होगा। पहली अजम्पशन पढ़ें, ऑल दोज हु लीन आउट ऑफ ट्रेन रन द रिस्क ऑफ बीइंग हर्ट। ये मानकर वो चल रहा है कि जो लोग ट्रेन के बाहर लटकते हैं तो उनको ये रिस्क रहता है कि उन्हें चोट लग सकती है, तभी वो कह रहा है ये डेंजरस है, चोट लग सकती है। तो पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड, जनरली पीपल डू नॉट लाइक टू गेट हर्ट। ऑब्वियसली जनरली जो नॉर्मल पीपल हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें चोट लग जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर तुम चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें चोट ना लगे तो ट्रेन से बाहर लीन आउट ना करें क्योंकि ये डेंजरस है। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं जी ये। चॉइस ई इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द से ऑफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरिट, एबिलिटी, competence, integrity, and suitability of the candidate alone are not enough for appointment of high court judges. A journalist, तो यहां पर एक जर्नलिस्ट ऐसा कह रहा है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव किसी जज को रेकमेंड करता है या उसकी अगर कोई से है, उसे आप कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरिट है, एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी और सुटेबिलिटी, इसी केवल इन्हीं चीजों के दम पे आपको हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं करने चाहिए। अब छोड़िए इस बात को कि ये बात कितनी सही कह रहा है, कितनी गलत कह रहा है। जो भी बात ये कह रहा है उसके पीछे उसका क्या मानना हो सकता है, उसकी पूर्व धारणा, अजम्पशन क्या हो सकती है।
First, a person's social outlook, concern for public interest, and promotion of equality, and his or her political outlook are also equally important while taking this decision. That is what is meant here. यहां पर तो वो बात कर रहा है से ऑफ एग्जीक्यूटिव की, और ये वाली अजम्पशन सोशल आउटलुक, कंसर्न फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल आउटलुक, ये तो वो सोच ही नहीं रहा, वो तो बात कर रहा है से ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट इट. सो वन इज नॉट द अजम्पशन दैट ही इज मेकिंग. ये जर्नलिस्ट पहली वाली जो स्टेटमेंट हमें दी गई अजम्पशंस के अंतर्गत वो तो अज्यूम नहीं कर रहा. सेकेंड पढ़े, एग्जीक्यूटिव consultation will ensure greater transparency of the appointment. ये तो वो अज्यूम करके चल रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव का जो कंसल्ट अगर आप करते हो तो उससे अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी अपॉइंटमेंट करने में, क्योंकि इसे आप कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकते. तो दूसरा बिल्कुल सही है, विच इज गिवन टू अस इन चॉइस बी, हमारा उत्तर बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स and seminars cannot change the women's status. जो महिलाओं का स्टेटस है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और सेमिनार्स करने से वो चेंज नहीं हो जाता. देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडिनल चेंज इन द सोसाइटी टूवर्ड्स वर्किंग वुमेन. कामकाजी महिलाएं जो हैं उनकी तरफ बर्ताव करने का जो तरीका है उसमें बदलाव की जरूरत है. तो ये बोलते हुए क्या अज्यूम किया गया होगा? It is possible to make change in the attitude of the society towards working women. बिल्कुल सही. जब ये सजेशन दिया गया है, ये सुझाव दिया गया है कि सेमिनार, प्रोग्राम या पॉलिसी ना बनाए, समाज में, सोसाइटी में एटीट्यूडनल चेंज की आवश्यकता है टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, तो दूसरा आदमी जो ये बात बोल रहा है, व्यू ऑफ मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स का ऐसा मानना भी है कि ये एटीट्यूडनल चेंज आ सकता है, क्योंकि जिस चीज का आप सुझाव देते हैं वो तभी देते हैं जब वो चीज हो सके या पॉसिबल हो. सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू मेक चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी. दैट इज व्हाई ये अज्यूम करके ही बोला जा रहा है कि एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए सोसाइटी में. सेकेंड, स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमेन इज नॉट सैटिस्फैक्टरी. बिल्कुल सही, ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तभी तो यहां पर एटीट्यूडनल चेंज लाने की बात की गई है. तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. चॉइस ई इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरपंच ऑफ द विलेज इनवाइटेड द हेड ऑफ एवरी फैमिली इन द विलेज टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो टू एड्रेस द ऑनगोइंग वाटर क्राइसिस. और फिर यहां पे इन्विटेशन दिया है, तो क्या सोच के दिया गया होगा कि लोग आएंगे जिन लोगों को इनवाइट किया है. सो पहली अजम्पशन, द विलेजर्स विल अटेंड द मीटिंग. बिल्कुल सही. जिन विलेजर्स को इनवाइट किया गया है वो जरूर अटेंड करेंगे ये मीटिंग, ये सोच कर ही आप इनविटेशन देते हैं. सेकेंड, द सोल्यूशन टू द वाटर क्राइसिस कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द मीटिंग. भाई मीटिंग इसीलिए तो बुलाई गई है. अगर आपको पता है कि इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला या इसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, तो आप कोई मीटिंग क्यों बुलाएंगे? तो कभी किसी मीटिंग को अगर बुलाया जाता है तो वो इसीलिए बुलाया जाता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके. तो ये सोचते हुए ये मीटिंग को बुलाया गया है. सो 1 and 2 बोथ आर इम्प्लिसिट. चॉइस ई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंटेड ऑन मंकीज बाय अप्लाइंग क्लिनिक प्लस शैम्पू ऑन देयर हेड्स एंड आफ्टर 3 months फाउंड दैट मंकीज बिकेम बाल्ड. बंदर जो है वो गंजे हो गए जी यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा के, ऐसा ये कह रहा है. द साइंटिस्ट्स रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज दैट क्लिनिक प्लस शैम्पू शुड नॉट बी यूज्ड बाय पब्लिक. दस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है एक कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन के लिए ये बना है रीजन. रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब बंदरों पे ये 3 महीने तक इस शैम्पू का इस्तेमाल किया गया तो वो गंजे हो गए. और इससे साइंटिस्ट किस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या कंक्लूड किया उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई जनरल पब्लिक के लिए सही नहीं है, अगर वो यूज करेंगे तो वो लोग भी गंजे हो जाएंगे. तो ऐसा करने में उनको क्या अज्यूम करना हुआ? भाई सीधी बात, द मंकीज बिकेम बाल्ड ड्यू टू क्लिनिक प्लस शैम्पू. ये 3 महीने में जब क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल इन मंकीज के हेड पे किया गया, इनको शैम्पू किया गया और वो गंजे हो गए,
तो क्या और कोई रीजन नहीं था उनके गंजे होने का? हो सकता है इस 3 महीने में जो उनको खाना परोसा गया हो उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकता है कुछ केमिकल चेंजेस आए हों उनमें, ये भी कि कोई और रीजन हो सकता है जिससे कि वो गंजे हुए हों। सच कुछ भी हो सकता है, मगर साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम किया है? उन्होंने ये अज्यूम किया है कि मंकीज जो हैं वो इस क्लिनिक प्लस शैम्पू को इस्तेमाल करने की वजह से ही गंजे हुए हैं या बाल्ड हुए हैं। सो यही अज्यूम किया गया है जब साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है। सेकेंड, क्लिनिक प्लस शैम्पू विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन ह्यूमंस इफ दे यूज इट। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट किया अथॉरिटीज को दैट क्लिनिक प्लस शैम्पू शुड नॉट बी यूज्ड बाय पब्लिक। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक यहाँ पे कौन है? पब्लिक तो ह्यूमंस ही है ना। तो जो बंदरों पर प्रभाव पड़ा है वही ह्यूमंस पे भी पड़ेगा। ऐसा सोचकर, ऐसा मानते हुए उन्होंने अथॉरिटीज ये रिपोर्ट किया है कि क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल जनरल पब्लिक को नहीं करना चाहिए। टू भी सही है, both 1 and 2 are implicit. Choice E is the correct answer. Next question. In spite of less than normal rainfall in the catchment areas of the lakes supplying water to the city during the first 2 months of monsoon, the authority has not yet effected any cut in the water supply to the city. तो जो बारिश है that is less than the normal rainfall level, और लेक्स सप्लाइंग वाटर जो है इन द फर्स्ट 2 मंथ्स वो ज़्यादा भरी नहीं है, उसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ ने पानी की सप्लाई में कुछ कटौती नहीं करी, कुछ भी कट नहीं किया और पानी का सप्लाई वैसे ही आता रहा सिटी के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? सिंपल सी बात है, लेक में इनफ वाटर था, चाहे बारिश कम हुई उसके बावजूद भी लेक में पानी या वाटर जो है वो सफिशिएंट था कि लोगों को सप्लाई किया जा सके। सो सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। द प्रेजेंट वाटर लेवल ऑफ द लेक सप्लाइंग वाटर टू द सिटी मे बी एडिक्वेट फॉर नॉर्मल सप्लाई। ये सोचकर ही उन्होंने कट नहीं किया कि जितना पानी बचा हुआ है लेक में, इससे वाटर सप्लाई को कोई खतरा नहीं है, कोई कटौती करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लेक काफी भरी हुई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमें कट करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि आगे का जो भाग है मॉनसून का, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसमें काफ़ी बारिश होगी और उस वक्त जो रिक्वायरमेंट होगी नॉर्मल वाटर सप्लाई की, उसके लिए वो एडिक्वेट होगा। अभी जो लेवल होगा लेक का, वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम उस पर पानी जो है वो फिर भी सप्लाई कर रहे हैं सिटी को। लेकिन जब बाद में बारिश आने वाली है काफ़ी, तो वो लेवल बराबर हो जाएगा टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। सो इवन 1 इज इम्प्लिसिट, सो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। सो चॉइस E इज द करेक्ट आंसर। भाई आप अपने घर के खर्चे में भी इसलिए कटौती नहीं करते क्योंकि आपको पता होता है कि बाद में और पैसा आने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पानी की सप्लाई में कटौती नहीं की गई, ये जानते हुए कि आगे का जो मानसून का भाग है उसमें काफ़ी बारिश होने वाली है, तो इसलिए कटौती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगला प्रश्न देखें। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जी ये बेरोजगारी का जो भत्ता है वो सारे बेरोजगारों को जो कि 18 साल से ऊपर हैं, इंडियन यूथ, गवर्नमेंट को उन्हें बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए? क्या अज्यूम करते हुए ये बोला गया है? पहला, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। यही सोच के ये कहा गया है। देखिए ये सही है या गलत है इसे साइड पे रखिए, आप अपने 1-2 नंबर जो भी इसके मिलने हैं वो लीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी स्टेटमेंट आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आप बहस का मुद्दा ना बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको जरूरत ही नहीं है पैसे की, वगैरह वगैरह, हटाइए उसे। यहाँ पर क्वेश्चन में एक नंबर लेने के लिए जो कार्य करना है सिर्फ उतना ही काम कीजिए, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे मिक्स मत कीजिए। तो देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको मॉनेटरी सपोर्ट की आवश्यकता है, जरूरत है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि वो उस पैसे की जरूरत को पूरा कर सके। सो 1 has been assumed correctly. Second, the government has sufficient funds to provide allowance to all unemployed youth. गवर्नमेंट के पास फंड है, तभी तो गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोजल रखा गया है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता या अलाउंस जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को दीजिए। सो इवन 2 is correct. So both 1 and 2 are implicit. Choice E is the correct answer.
Next question. The organization should promote employees on the basis of merit alone and not on the basis of length of service or seniority. एक अच्छी बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अब ये बात फॉलो होने लग गई है कि आपकी सर्विस कितनी लंबी है इस हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपका काम कैसा है इसके हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो खैर, ऐसा बोलते हुए या ऐसा स्टेटमेंट देते हुए जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया उसने क्या मान के ये स्टेटमेंट दिया होगा? चलिए बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी डज नॉट अलोन रिफ्लेक्ट मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय। बिल्कुल सही। एक एम्प्लॉय ने कितना लंबा काम किया है, कितने सालों से काम कर रहा है, ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि उसका काम कितना अच्छा है या वो कितना अच्छा एम्प्लॉय है। सीनियरिटी ये बात नहीं बताती है। तो ये अजम्पशन बिल्कुल सही है, तभी ये कहा जा रहा है कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी। तो ये पहला जो आपको अजम्पशन दिया है इसे एज्यूम करते हुए ही ये स्टेटमेंट दी जा रही है। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन एंड मेजर मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय। बिल्कुल सही। ऐसा मानना है कि भाई मेरिट किसी भी एम्प्लॉय की जो है वो मेजर की जा सकती है, नापी जा सकती है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय मेरिटोरियस है और ये एम्प्लॉय चाहे सीनियर हो, इसका काम इतना अच्छा नहीं है। ये डिटरमाइन करने के जो टूल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक एम्प्लॉय जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो देयर इज अ वे, it is possible to determine and measure merit of an employee. Even 2 is correct. So choice E is the correct answer. तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे, हमने करीब 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चंस we discussed on assumptions. वन डे एग्जाम्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग सीसैट एंड बैंकिंग, इसमें assumptions पे क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आज की क्लास रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।